चैप्टर नंबर 7 है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन: various types of fixed assets such as buildings, plant and machinery, motor vehicles, furniture, office equipments, etc. are purchased for the operation of business activities. The constant decrease in the value of fixed assets due to its continuous usage over the time and development of new technologies is known as depreciation. क्या होता है कि कोई भी फिक्स असेट जो है, वेरियस टाइप्स की फिक्स असेट्स है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, इनको हम परचेज करते हैं। क्यों परचेज करते हैं? बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, यानी बिजनेस की एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए। और जब इन असेट्स में कंटिन्यूअसली इनका वैल्यू अगर डिक्रीज होता है, इनका कंटिन्यूअस यूजेस की वजह से, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी या नया डेवलपमेंट अगर होता है, तो उस वजह से उस असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। The word depreciation has been derived from the Latin language depletion, which means the decrease in the value of an assets. According to matching concept of accounting, the expenses of particular period should be deducted from the income of that particular period to determine the true profit and loss of an accounting period. ये accounting का concept होता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट है एक अकाउंटिंग का। वो ये कहता है कि आपको करंट ईयर के जो एक्सपेंसेज है उनको करंट ईयर के इनकम से डिडक्ट करना है, तभी आप अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का एक्सपेंसेज होता है, तो इसको अपने को इनकम में से डिडक्ट करना होता है। द बेनिफिट्स फ्रॉम फिक्स असेट्स इन बिजनेस कैन बी जनरेटेड ओवर मेनी ईयर्स, यानी कि जो फिक्स असेट्स होती है उसका बेनिफिट मेनी ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। Therefore, according to the one second. Okay. The benefits from fixed assets in business can be generated over many years, यानी कि जो फिक्स असेट्स का बेनिफिट होता है उसको हम काफी आगे ईयर्स तक के लिए, मेनी ईयर्स के लिए जनरेट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। Therefore, according to the going concern concept of accounting, the cost of fixed assets on basis of its useful life should be deducted every year from its income in the form of depreciation. तो हमारा जो अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसमें बिजनेस जो है हमारा लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। तो इसमें जो हमारा बिजनेस है उसकी जो फिक्स असेट्स की कॉस्ट है उसको हम यूजफुल लाइफ को जो है हम आगे ड्राइव कर सकते हैं मेनी ईयर्स के लिए। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो आपका डेप्रिसिएशन है, in the language of accounting, the process of allocating the value of fixed assets in its useful life span is known as depreciation. अगर आप जो आपकी बिजनेस असेट्स है, जो उसकी जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स असेट्स की जो कॉस्ट है, उसे आप अगर अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसको डिराइव करते हैं, उसकी लाइफ जो यूजफुल लाइफ होती है, मतलब कोई भी असेट्स कितने साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, उस यूजफुल लाइफ में अगर उसको अपन डिवाइड कर देते हैं उसकी फिक्स असेट्स की कॉस्ट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कॉस्ट को हमने उसके यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद में डेफिनेशंस अपन ने डेप्रिसिएशन की देखी थी। अकॉर्डिंग टू R.N. Carter, depreciation is gradual and permanent decrease in the value of an assets from any cause. ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे या और परमानेंट किसी असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स ने भी कहा है कि डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड और द वैल्यू ऑफ असेट्स।
यानी कि अगर किसी असेट्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर अपन बात करें तो डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन जो है उसका मतलब होता है कि फिक्स असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सच फॉल इन इज ऑफ परमानेंट नेचर, यानी कि जो असेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज होती है वो परमानेंट नेचर की होती है। वंस द वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डेप्रिसिएशन इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब क्या होता है कि कोई भी असेट्स जब अपन यूज करते हैं और उसकी वैल्यू परमानेंटली अगर डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो वो फिर दोबारा रिकवर नहीं हो सकती है। Depreciation is a gradual and continuous process because the value of assets will decline either by their constant use or obsolescence due to expiry of time। तो depreciation जो होता है वो gradual होता है और continuing process में होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि depreciation एक बार में ही अप्लाई हो जाता है, धीरे धीरे लगता है और इस पे कंटिन्यूअस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लगता है। और उससे क्या होता है कि असेट्स की पूरी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये कब होता है? जब या तो हम असेट्स को कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं, या फिर कोई ऑब्सोलेंस हो जाता है, या फिर कोई उसका एक्सपायरी ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाता है। Depreciation is not the process of valuation of assets but process of allocation of cost of the and assets to its effective span of life। डेप्रिसिएशन जो होता है कि वो वैल्यूएशन ऑफ असेट्स नहीं होता है, बट एक प्रोसेस होती है किस चीज की? अलोकेशन की। अलोकेशन किसका? कॉस्ट ऑफ एन असेट्स। और कॉस्ट ऑफ असेट्स जो होती है उसको हम क्या करते हैं? अलोकेट करते हैं उसके लाइफ टाइम के अंदर, कि कोई भी असेट्स अगर 5 इयर्स चल रही है, 10 इयर्स चल रही है, तो उसकी कॉस्ट को हमने 5 या 10 इयर्स में डिवाइड कर देना है। इट डिक्रीजेज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स नॉट द मार्केट वैल्यू। यानी कि डेप्रिसिएशन से जो असेट्स होती है उसकी बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वो वैल्यू डिक्रीज होती है, मार्केट वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट्स। द टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर वेस्टिंग असेट्स सच माइंस, ऑयल्स, वेल्स एटसेट्रा। यानी कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो टेंजिबल फिक्स असेट्स पे लगता है, और जो दूसरी असेट्स हैं द टर्म इज नॉट, यानी डेप्रिसिएशन इज नॉट यूज्ड फॉर वेस्टिंग असेट्स। यानी कि कुछ असेट्स ऐसी होती है जिनको हम लगातार यूज कर रहे हैं, लाइक माइंस, ऑयल वेल्स, ये क्या है? धीरे धीरे फिनिश्ड हो रही है, तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होता है। इसके बाद में कुछ कॉजेज हमने यहाँ पर पढ़े थे डेप्रिसिएशन के, कि डेप्रिसिएशन क्यों लगता है। कॉन्स्टेंट यूज, ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ फिक्स असेट्स इन बिजनेस ऑपरेशन, wear and tear, wear and tear। One second। तो कांस्टेंट यूज हम करते हैं किसी भी असेट्स का ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ फिक्स असेट्स इन बिजनेस ऑपरेशन, वियर एंड टीयर अराइज इन देम व्हिच रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ देयर वैल्यूज। यानी किसी भी असेट्स को जब हम कांस्टेंटली यूज करते हैं तो उसका वियर एंड टीयर भी अपन करते हैं, ठीक है, उसका रख रखाव करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, तो उससे क्या होता है? उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ असेट्स डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम even if they are not being put to use in the business। कई बार क्या होता है कुछ असेट्स को हमने यूज नहीं भी किया हो तो भी नेचुरल कॉजेस की वजह से उस असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, there are certain assets which have definite span of life such as lease। कोई जो लीज अपन किसी फिक्स पीरियड के लिए अपन लेते हैं तो वो फिक्स पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। For example, if a lease has been obtained for 20 years for rupees 5 lakh, it will be lost 1/20th, that is 25 of its value each year। यानी कि 5 लाख रुपए की कोई असेट्स हमने लीज पे ली है 20 इयर्स के लिए, तो हर साल उसका 1/20th वैल्यू जो है क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। Whether utilized or not, so that end of the 20 year its value
रिड्यूस टू जीरो, यानी कि 20 ईयर्स के बाद में उस असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑब्सोलेंस क्वाइट ऑफन, मैं अभी आपको जो मैटर डिस्कस कर रहा हूं कल वाला रिपीट कर रहा हूं मैटर ये, ठीक है। तो आगे की क्लास अभी अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है क्वाइट ऑफन ड्यू टू न्यू इन्वेंशंस एंड इम्प्रूव्ड टेक्निक द ओल्ड एसेट्स बिकम ऑब्सोलेट एंड may have to be discarded even if they can be put to use physically। क्या होता है कि कोई भी असेट्स को अपन फिजिकली यूज कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उसमें क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी अगर असेट्स के ऊपर आ जाती है या न्यू इन्वेंशन अगर उस असेट्स के रिलेशन में होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ओल्ड असेट्स होती है वो यूजफुल नहीं रहती है, ऑब्सोलेट हो जाती है, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। एक्सीडेंट, sometimes a machine may be destroyed due to fire, earthquake, flood, etc. or vehicle may be damaged due to accident। तो कोई भी असेट्स अगर एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाती है। डिप्लेशन, डिप्लेशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग असेट्स सच एज माइंस, ऑयल वेल्स एटसेट्रा ड्यू टू देयर कांस्टेंट वर्किंग। डिप्लेशन का मतलब यही होता है रिड्यूसिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो कोई भी जो वेस्टिंग असेट्स होती है सच एज माइंस, ऑयल वेल्स, तो इनको क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली इनको यूज करते हैं तो इनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल मैटर कल वाला अपन ने अभी आज रिवाइज किया है, ठीक है। आज का मैटर जो है अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अपन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, क्यों जरूरत होती है डेप्रिसिएशन को लगाने की। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस, ऑल द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड आर डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। क्या होता है कि अगर किसी भी बिजनेस की अपने को करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो उस ईयर की जितनी भी इनकम अपन ने अर्न की है उस इनकम में से हमें उस ईयर के जितने भी रिलेटेड एक्सपेंसेज है उन सबको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। करंट ईयर जैसे अपन बात करें तो करंट ईयर की अगर इनकम अपन लेते हैं 5 लाख रुपीज, और 5 लाख रुपीज में से अपने करंट ईयर के जितने भी एक्सपेंसेज हो रहे हैं, सपोज कीजिए 2 लाख के हमारे एक्सपेंसेज हो रहे हैं, तो उनको माइनस करेंगे तो ही हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। तो डेप्रिसिएशन भी बिजनेस का एक एक्सपेंसेज होता है, उसको भी अपने को इनकम में से डिडक्ट करना होता है। The fixed assets are also used to earn income। फिक्स असेट्स को हम क्यों यूज करते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इनको क्यों यूज करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए। गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर सेल आउट करते हैं तो हमारी इनकम होती है। तो फिक्स असेट्स को हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं। Therefore the depreciation of these assets should be deducted from income also। भाई आप किसी असेट्स को यूज कर रहे हो किस लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हो और आप असेट्स को यूज करते हो, तो उसके बाद में 1 सेकेंड, ओके। The fixed assets are also used to earn income, therefore the depreciation of assets should be deducted from the income। अपन फिक्स असेट्स को बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, तो असेट्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होता है तो उसको भी अपने को इनकम में से डिडक्ट करना होता है। By doing so, the income statement will present true financial performance। अगर डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंसेज मानते हुए, अज्यूम करते हुए अगर इनकम में से लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में क्लियर पिक्चर शो करेगा। तो टू करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड पॉइंट है बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन अपने को शो करनी है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन को अप्लाई करना पड़ेगा। If the depreciation is not charged on fixed assets, then these assets will be shown at higher value than its actual value in the balance sheet। अगर आप असेट्स की जो वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है उस वैल्यू को अगर आप असेट्स में से माइनस नहीं करोगे तो आपकी जो असेट्स की वैल्यू है वो ज्यादा वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर शो हो रखी होगी। तो हमारी जो बैलेंस शीट जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो ज्यादा शो हो रखी होगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि कोई भी असेट्स अपन यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू तो धीरे धीरे डिक्रीज होती ही होती है, और बैलेंस शीट के अंदर अपने को जो है एक्चुअल वैल्यू शो करनी होती है। टू अक्यूमुलेट फंड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ असेट्स, a portion of profit is accumulated in the form of depreciation each year, therefore the amount is used in future for the purpose of replacement of assets। क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन के नाम पे हम अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन करते हुए चलते हैं, और जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है उस डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जितना अमाउंट अलोकेट हो चुका है उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, नई असेट्स को परचेज करने में यूज कर सकते हैं। एक तरह से यह है कि असेट्स की वैल्यू धीरे धीरे जो डिक्रीज हो रही है उस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं, और जैसे ही डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा उस अमाउंट से हम क्या करेंगे, नई असेट्स को परचेज कर सकते हैं, नई असेट्स को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, for determining the cost of production it is necessary to add depreciation as an item of cost of production। डेप्रिसिएशन इसलिए भी यूज होता है कि अगर आपको अपने प्रोडक्शन की ट्रू कॉस्ट निकालनी है, प्रोडक्शन की ट्रू कॉस्ट निकालनी है तो डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंसेज आपको कॉस्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है। जैसे अदर कॉस्ट अपन यूज करते हैं अलोंग विद मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इनका एक्सपेंसेज, ये भी एक्सपेंसेज होते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, लेबर को अपन यूज करते हैं, एक्सपेंसेज अपन उसके अंदर करते हैं, तो इन सब के साथ अपने को डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंसेज के रूप में ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट निकलती है। इफ द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट इज नॉट एडेड द कॉस्ट रिकॉर्ड्स वुड नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम डेप्रिसिएशन को कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करेंगे तो हमारी बिजनेस की जो एक्चुअल पोजीशन है वो शो नहीं होगी। अच्छा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है? एक बार मैसेज करके बता दीजिए मुझे। आपके पास चैट का ऑप्शन है, वहां से आप एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए। ओके, ऑल राइट। Now next point, not paying over income tax. If the depreciation is not deducted from the income, then profit will be shown at higher value. Hence the more tax has to be paid on income. अगर इनकम टैक्स, देखो क्या होता है कि अगर आप डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंसेज प्रॉफिट में से माइनस नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो रखा होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, और आपका प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा आपको उसके ऊपर उतना ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स को सेविंग करने के लिए भी हम डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं, और डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट्स में से माइनस करते हैं तो हमारी इनकम कम हो जाती है और उससे हमें इनकम टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स, नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इनमें से अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए अपने को कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको अपन देखते हैं। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन की एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। देयरफॉर कीपिंग in mind the following factors, the appropriate amount of depreciation can be estimated। कुछ following factors है जिनको अपन यूज करते हैं और उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन का एप्रोप्रिएट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपने को चाहिएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि बिजनेस की जो असेट्स है उसकी टोटल कॉस्ट अपने को पता होनी चाहिए। और टोटल कॉस्ट में क्या होता है, इंक्लूड्स इट्स परचेजिंग कॉस्ट, यानी जिस वैल्यू पे आपने इसको परचेज किया है, एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग एंड इंस्टॉलेशन सच एज फ्रेट, वेजेज एटसेट्रा। यानी कि कोई भी असेट्स को अपन ने परचेज किया और परचेज करके बिजनेस के अंदर लेकर आए और लाने का जो भी एक्सपेंसेज है और उसको इंस्टॉल कराने का जो भी एक्सपेंसेज है
वो सब उसके अंदर कॉस्ट में ऐड होता है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब है फिक्स असेट्स की परचेज प्राइस और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आर पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, useful life of an assets is duration in which it can be used to earn profit in business। यूजफुल लाइफ अपने को यहाँ पर चाहिए, यानी कोई भी असेट्स को जो है हम कितने ईयर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन बी इन डेज, मंथ्स और ईयर्स, यानी कि इसका जो यूजफुल लाइफ का पीरियड होता है वो डेज में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, माइक किसका ऑन है ये? The value expected to be realized, estimated scrap value, the value expected to be realized on expiry of useful life of assets or on obsolete or on its sale is termed as scrap value। क्या होता है कि कोई भी assets को अपन यूज करते हैं, ठीक है, 10 years के लिए यूज कर रहे हैं, 5 years के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, और आफ्टर 10 years या आफ्टर 5 years जितने ईयर उसकी लाइफ है उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। कई बार कुछ असेट्स ऐसी होती है जिसकी कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू होती है, स्क्रैप में हम उसको सेल कर सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू उसको हम बोलते हैं कि आफ्टर ऑफ एक्सपायरी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट असेट्स उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो स्क्रैप वैल्यू होती है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ एन असेट्स, यानी कि टोटल कॉस्ट जो होती है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू आ जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड असेट्स देन इट्स अमाउंट विल बी एडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ एन असेट्स टू डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन। यानी कि कोई भी जो फिक्स असेट्स होती है उसके ऊपर हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। If any capital expenditure has been incurred to increase in the efficiency of fixed asset, then its amount will be added to the total cost। क्या होता है कि कोई भी फिक्स असेट्स अपन ने यूज किया, परचेज किया, उसके ऊपर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस करते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी और उसकी कैपेसिटी असेट्स की बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो जो एक्सपेंसेज होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल का इंजन लगा हुआ है या डीजल का इंजन लगा हुआ है, और उस डीजल के इंजन को हटाकर हम उसके ऊपर गैस किट फिट करवा लेते हैं, जिससे क्या होता है एक्सपेंसेज भी कम होता है और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो यह इस तरह का जो एक्सपेंसेज होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंस, एन असेट्स बिकम्स ऑब्सोलेट shortly due to new inventions। If the chances of new inventions in an assets are high, then an assets will considered as more depreciable and have to be written off in the shortest period। अगर कोई assets ऐसी है जो बहुत कम टाइम में आउट ऑफ डेटेड हो सकती है, आउट ऑफ फैशन में आ सकती है, तो उस assets के ऊपर ज्यादा रेट से अपने को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको रीड आउट करने हैं और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करने हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ असेट्स फ्रॉम डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स फ्रॉम डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेप्रिसिएशन वी क्लासिफाई द असेट्स इनटू टू मेन कैटेगरीज, यानी कि हम असेट्स को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डेप्रिशिएबल असेट्स, यानी कि ऐसी असेट्स जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लग सकता है, और डेप्रिसिएशन लगने के लिए 3 कंडीशंस यहाँ पर है, ये फुलफिल होनी चाहिए। विच विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी ऐसी कोई असेट्स जिसको हम 1 ईयर से ज्यादा अगर यूज कर रहे हैं तो वो डेप्रिशिएबल असेट्स होगी। पहली कंडीशन तो ये है।
और which have a limited useful life span। मतलब यानी ऐसी एसेट्स जिसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए कि वो एसेट्स कब तक चलेगी। तो सेकंड कंडीशन है लिमिटेड यूजफुल लाइफ। एंड थर्ड कंडीशन इज विच यूज्ड फॉर प्रोडक्शन और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उस एसेट्स को हम क्यों यूज करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए और फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। या तो हम प्रोडक्शन करेंगे या फिर हम असेट्स गुड्स को परचेज करेंगे और सेल करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए हम उस असेट्स को यूज करते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज, फॉर रेंटल पर्पजेज, यानी कि हम उस असेट्स को किराए पे भी दे सकते हैं, बिजनेस में उसका यूज कर सकते हैं। एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज, यानी उस असेट्स को हमने बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज किया हो, न कि उसको सेल करने के लिए परचेज किया हो। तो ये तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि असेट्स मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर यूज होनी चाहिए और उसका लिमिटेड लाइफ यूजफुल लाइफ होना चाहिए, और उस असेट्स को हमने इसलिए परचेज किया हो कि बिजनेस में यूज करने के लिए। हम उसको प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, उस असेट्स को हम किराए पे दे सकते हैं, बट हम उस असेट्स को सेल नहीं कर सकते। अगर सेल कर सकते हैं तो वो फिर डेप्रिशिएबल असेट्स में नहीं आएगा। आगे लिखा हुआ है इफ एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशंस इज नॉट फुलफिल्ड द असेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डेप्रिशिएबल, यानी कि अगर ऊपर जो 3 कंडीशन दे रखी है इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो असेट्स डेप्रिशिएबल नहीं होगी। नाउ डेप्रिशिएबल असेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरीज अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज टेंजिबल फिक्स असेट्स। डेप्रिशिएबल असेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट इज टेंजिबल फिक्स असेट्स। तो टेंजिबल फिक्स असेट्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। टेंजिबल फिक्स असेट्स, टेंजिबल फिक्स असेट्स, टेंजिबल assets, fixed assets are those which can be seen and touched. They have physical existence, physical existence, like land, building, machinery, furniture, vehicles, etc. तो टेंजिबल असेट्स डेप्रिशिएबल असेट्स में ही आती है। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स which can be seen and touched, यानी जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम छू भी सकते हैं, तो वो असेट्स होती है हमारी टेंजिबल फिक्स असेट्स। दे हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। अब देखो इसमें डिस्कस करते हैं। लैंड, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अब आप मुझे इसका रीजन बता सकते हैं, तीनों में से कौन सी कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं होती है? ये 3 कंडीशन आपको दे रखी है, जिस असेट्स के ऊपर ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होती है उस असेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो आप मुझे बताइए लैंड के ऊपर कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी कंडीशन है जो लैंड पे फुलफिल नहीं होती है, अप्लाई नहीं होती है। किसका आंसर सबसे पहले आएगा? वंस अगेन राहुल। सेकंड कंडीशन is not fulfilled for land. Why?
Now see, due to its unlimited लाइफ स्पैन, ठीक है, लैंड की जो होती है लिमिटेड लाइफ नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है, वो कभी भी फिनिश नहीं हो सकती. सो नो डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज्ड ऑन इट. यानी कि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन इसीलिए नहीं लगता क्योंकि उसके ऊपर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यानी उसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड vehicles, these assets comply with all the three conditions of depreciable assets. Their cost is allocated in their life span in the form of depreciation. यानी कि ये जो असेट्स का नाम आपको यहाँ पर बताया है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, इनकी जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या करते हैं, लिमिटेड लाइफ के अंदर उसको अलोकेट कर सकते हैं. तो ये डेप्रिशिएबल असेट्स होती है. नाउ इंटेंजिबल असेट्स. Those assets which do not possess physical existence and cannot be seen and touched are known as intangible assets. Intangible fixed assets. Those assets which do not possess physical existence and cannot be seen and touched are known as intangible fixed assets. यानी कि ऐसी कोई assets, fixed assets जिसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स बोलते हैं. सच एज ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा. तो दीज आर द इंटेंजिबल फिक्स असेट्स. तो सेकंड यहाँ पर हमने डेप्रिशिएबल असेट्स को डिस्क्राइब किया है कि डेप्रिशिएबल असेट्स के अंदर तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए और डेप्रिशिएबल असेट्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल फिक्स असेट्स और इंटेंजिबल फिक्स असेट्स. नाउ अनदर टॉपिक इज न्यू टॉपिक, मेथड्स ऑफ allocating or providing depreciation. Methods of allocating or providing depreciation. Depreciation प्रोवाइड करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. एक बार आपको सभी मेथड्स के मैं नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से मेथड्स अपने पास यहाँ पर इसके अंदर होते हैं. Various methods have been devised for providing
डेप्रिसिएशन। Different methods are suitable for different assets depending upon the nature and type of business, type of the assets। यानी assets के type के अकॉर्डिंग या उसके नेचर के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स यहाँ पर यूज होते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिनका अपन नाम ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम WDV बोलते हैं। ओके, अब आगे का मैटर अपन कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।